बात यूं शुरू होती है कि दौर विमर्शों का कहला रहा है। विमर्शों के दौर में हमारा ध्यान उस जनजातीय समाज पर जाना अपेक्षित है जो अपने स्वभाव से संस्कृति, परंपरा और प्रकृति की धरोहर को सजाते संवारते हैं। हम जिस सामाजिक संगठन के आज हिमायती हैं, उनकी बात करते हुए आंदोलन धर्मी हो जाते हैं। उन्हीं में से हम स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श निकालते हैं। जब हम अपना इतिहास खंगालते हैं तो उसी सामाजिक संगठन का क्रमिक विकास पहले झुंडों में, फिर जनजातियों में और बाद में राज्य के नाम से माना जाने लगा। ये क्रमशः ये विकास देखा जा रहा है। इतिहास गवाह है, पाषाण युग में हम उन्हीं झुंडों में हम लगातार पहचाने जा रहे थे। अपना जीवन यापन जिन झुंडों के साथ जहां भ्रमण करते हुए, देशाटन करते हुए निकल रहे थे, हम उन्हीं से पहचाने जाते थे। धीरे धीरे हमारा झुंड ग्रामवासी बना और एक ही गांव में बसकर, रहकर आप कुनबों में खेती बाड़ी करने लगे और जुटने लगे। एक ही गांव में बसने वाले हम एक नाम से पुकारे जाने लगे। दरअसल ये वही जनजातियां हैं जो धीरे धीरे विभिन्न गोत्रों में विभाजित हुई, अंतःविवाही नियम का पालन करने लगी और इस प्रकार एक क्षेत्र विशेष की जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास के साथ साथ उनका धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समागम भी हुआ और बढ़ा, ये स्थापित हुआ। जनजातीय संस्कृति में अपनी प्रकृति, चाहे वो बाहरी प्रकृति हो या भीतरी, नेचर अंदर भी है, नेचर बाहर भी है, दोनों प्रकृति व संस्कृति के बीच पारस्परिक संतुलन लगातार हम देखते हैं, दिखाई देता है। इनका एक संग्रहणशील इतिहास है। इनके समता मूलक समाज में सामूहिक पर आधारित अर्थव्यवस्था हो या जो देशाटन है, जो यायावरी प्रवृत्ति है, इनकी घुमंतु प्रवृत्ति है, वह सब कुछ बताता है कि उनमें समता मूलक समाज है, एक सामूहिकता है और इस पर उनकी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। ठीक इसी तरह जनजातीय संस्कृति में सहिष्णुता पर आधारित प्रकृतिवादी, ये धर्म रिलीजन नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। धर्म मैं दायित्व बोध को कहती हूँ, जिम्मेदारी को कहती हूँ। एक सहिष्णुता पर आधारित प्रकृतिवादी धर्म पाया जाता है, ये धर्म रिलीजन नहीं है। इसलिए पूरे विश्वास से मैं कहूंगी कि इनका लोकोन्मुखी कला और इनका साहित्य अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दरअसल पहचान की संकट और अस्तित्व के खतरे ने इन तमाम विमर्शों को जन्म दिया। ये घुमक्कड़ जनजातियां अभियान धर्मी हैं, आंदोलन धर्मी हैं। ये लगातार अब फिर भी ये आंदोलन अभी भी नाकाफी कहूंगी मैं उसे, क्योंकि इनका जनजागरण अभियान हो या आंदोलन हो, इनके समन्वयन की जरूरत है। इनको सामाजिक, आर्थिक और भाषाई, साथ साथ राजनैतिक, लैंगिक, मानव जातीय तमाम स्तरों पर एक जन जागृति की जरूरत है। साथियों, हर एक सभ्य समाज की सबसे ऊपरी, सबसे बड़ी जरूरी आवश्यकता ही यही होती है कि जनजातीय संस्कृति, आदिम सभ्यता, परंपरा, आख्यान हो, मिथक हो, भरोसा विश्वास हो, जीवन के राग रंग हो, इन सब से एक आत्मीय लगाव हो, एक रिश्ता कायम बन सके, एक रिश्ता हम कायम कर सके। तो अपनी तमाम भाषाई सीमा के बावजूद आज भी जनजातीय साहित्य लगातार दस्तक दे रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, नेपथ्य से आगे आ रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा भी संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। आइए साथियों जाने, हमारे पास विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं अपने लिखे पढ़े को क्या कहूं, गंगा हमारे सामने हैं और इस विमर्श को वो आगे बढ़ाएंगे। आइए आपका परिचय करा दूं। साहित्य में शोध के समक्ष जो चुनौतियां आएंगी आदिवासी साहित्य में, आज गंगा हमारे बीच मौजूद हैं। आपका एक औपचारिक परिचय उनसे कराती हूँ। हमारे प्रिय गंगा सहाय मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सेवा गांव में जन्मे हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल कॉलेजों से पूरी हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन्होंने एमफिल और पीएचडी की। दिल्ली विश्वविद्यालय व पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अध्यापन किया
और 2007 से जेएनयू में ही अध्यापन कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में गंगा भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जेएनयू एकेडमिक काउंसिल व जेएनयू कोर्ट का सदस्य नियुक्त किया गया है इनको। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अंकारा विश्वविद्यालय अंकारा तुर्की में 2018 से 2019 में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। तुरीन विश्वविद्यालय इटली में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। कुल 6 किताबें गंगा ने लिखी हैं। 2 दर्जन से अधिक इनके शोध आलेख प्रकाशित हैं। यूजीसी रिसर्च अवार्ड 2014 से 2016 का इनको प्राप्त है। यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 2 रिसर्च प्रोजेक्ट संपन्न है। दलित आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार गंगा को 2011 में मिला। रुक्मिणी देवी युवा पुरस्कार 2017 में सम्मानित हुए। करीब 100 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों संगोष्ठियों में बतौर वक्ता सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। समाचार पत्र पत्रिकाओं में नियमित लगातार लिख रहे हैं गंगा। न्यूज चैनलों में विशेषज्ञ के तौर पर भागीदारी निभाते हैं। आदिवासी साहित्य पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित व संचालित स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ऑनलाइन कोर्स संयोजक हैं। और जिस चैनल को मैं लगातार गंगा देखती रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। मंच आपका है, आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुधा उपाध्याय जी, ओरिजिना जी, रजनी जी और जुड़े हुए तमाम साथियों, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े वक्ताओं के बीच आपने मुझे एक अवसर दिया अपनी बात कहने का, आपसे संवाद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बातचीत को मैं 3 हिस्सों में बांट करके आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि गोष्ठी का मूल विषय शोध प्रविधि से संबंधित है, शोध की दिशाओं से संबंधित है। तो पहला हिस्सा हिंदी में शोध को लेकर कुछ बातें मुझे कहनी हैं, वो बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। दूसरा हिस्सा आदिवासी साहित्य पर हो रहे शोधों के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में, और तीसरा आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में शोध की क्या संभावनाएं हैं और चुनौतियां हैं। इन 3 हिस्सों में बांट करके मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम कि हिंदी में शोध की क्या स्थिति है। मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे अध्यापक प्रोफेसर वीर भारत तलवार ने संक्षिप्त सही लेकिन बहुत विचारोत्तेजक व्याख्यान इस विषय पर दिया, और मैं उससे लाभान्वित नहीं हो सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं व्याख्यानों से जुड़ नहीं पाया, लेकिन ओरिजिना जी की मदद से मैं लिंक लेकर के अब सुन रहा हूँ, धीरे धीरे सारे व्याख्यान सुनूंगा। शोध को लेकर मेरी नए सिरे से एक दिलचस्पी जगी है, और हिंदी शोध को लेकर मैं पिछले 4-5 साल से थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। उस काम से एक निराशा में फंस गया हूँ अभी मैं। वो निराशा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो निराशा यह है कि हिंदी विभागों में शोध की गलत प्रविधि के हम सब शिकार हो रहे हैं, हमारे शोध कार्य उसके शिकार हो रहे हैं। गलत प्रविधि क्या है कि अक्सर किसी विद्यार्थी से जब मैं बात करता हूँ, और आज भी मेरे पास एक विद्यार्थी आए जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी हैं, तो उन्होंने मुझे अपना विषय बताया, और अक्सर जब कभी कोई विद्यार्थी शोध के क्षेत्र में प्रवेश करता है, चाहे जो भी विश्वविद्यालय हो, अच्छा विश्वविद्यालय हो, खराब विश्वविद्यालय हो, सबकी लगभग एक ही दशा है। सबसे पहले वो शोध के विषय पर, टॉपिक पर बात करने लगते हैं। टॉपिक शोध की प्रक्रिया में बहुत बाद में आता है, लेकिन हिंदी विभागों के अध्यापक, चूंकि वो खुद भी, उनकी शायद, मैं किसको दोष दूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, शायद वो खुद भी सही प्रविधि से शोध की ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाई। तो सभी लोग शोध की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले शोधार्थी को एक टॉपिक दे देते हैं, और उसके बाद में एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसके बाद में सामग्री का संकलन करते हैं, फिर सामग्री को जितना शोधार्थी पढ़ पाते हैं उसके आधार पर वो शोध की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और अपना प्रबंध लिख करके जमा कर देते हैं।
ये एक गलत प्रक्रिया, एक गलत प्रविधि है जिसकी वजह से शोध का स्तर बहुत प्रभावित होता है और अच्छे शोध हमारे सामने नहीं आ पाते। शोध की सही प्रक्रिया, सही प्रविधि कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। विभिन्न शोधों के आधार पर मैंने जो पाया है, जो अध्ययन किया है उसके आधार पर कि सबसे पहले आपको अपना एक एरिया चुनना चाहिए। टॉपिक नहीं, टॉपिक और एरिया में फ़र्क है। शोध का एक क्षेत्र चुनना चाहिए और वो क्षेत्र पूरी तरह से आपकी रुचि के आधार पर हो, आपकी अध्ययन रुचि किस विषय में है। यानी आपका जो मूल विषय है, हिंदी या जो जो भी अनुशासन आपका है, उस अनुशासन में ज़रूर कोई एक हमारी पसंद का एरिया होता है। अक्सर एमए के चौथे सेमेस्टर में या कोई वैकल्पिक प्रश्न पत्र के माध्यम से या किसी अच्छे अध्यापक से प्रभावित होकर के कोई हमारा फेवरेट एरिया डेवलप हो जाता है। उस पसंदीदा क्षेत्र में हम चाहे अनचाहे खुद ही पढ़ना चाहते हैं। कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि हमको कोई असाइनमेंट लिखना है, परीक्षा देनी है, लेकिन उस क्षेत्र को हम पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपका पसंदीदा क्षेत्र है। उस विषय क्षेत्र का चयन करें, उसको चयन करने के बाद में उसमें पढ़ते जाएँ और जब आप पढ़ते हैं, चूँकि एक विद्यार्थी की और मनुष्य मात्र की सहज वृत्ति है जिज्ञासा। आपको जिज्ञासाएँ होंगी, उन जिज्ञासाओं का धीरे-धीरे समाधान करने की कोशिश करें। बहुत सारी जिज्ञासाओं को के समाधान आपको खुद आप ढूँढ लेंगे, किताबों में ढूँढ लेंगे, अध्यापक से पूछ लेंगे, दूसरे शोध कार्यों में मिल जाएँगे। और कुछ ऐसी जिज्ञासाएँ भी हो सकती हैं, जिन जिज्ञासाओं का आपको समाधान ना मिल पाए, जिन जिज्ञासाओं का कोई हल अभी तक नहीं ढूँढा गया है। वो जिज्ञासाएँ ही वो एरिया है, जिसके माध्यम से आपको रिसर्च गैप की तलाश करनी है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग, अब ठीक बात है कि अध्यापक अगर हैं, तो अध्यापक को तो अब दोबारा रिसर्च शायद नहीं करना, अगर वो प्रोजेक्ट वगैरह ना करें तो। लेकिन रिसर्च कराना है, तो हम अगर सही प्रविधि विद्यार्थियों को बताएँगे, तो वो अच्छा रिसर्च कर पाएँगे। तो जब आप एक रिसर्च गैप की तलाश कर लें कि हाँ, ये एक समस्या है, ये एक जिज्ञासा है जिसका समाधान, जिसका हल अभी तक नहीं हो पाया है और मुझे इसके हल की दिशा में कुछ काम करना है। शोध वास्तव में ज्ञान क्षेत्र में हमारा एक मामूली कंट्रीब्यूशन होता है, एक छोटा-सा योगदान होता है। ज्ञान की परंपरा में हम कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं और वो अनुशासनों के ऊपर निर्भर करता है कि हम वो कितना कंट्रीब्यूशन हमारा किस रूप में और कितना महत्वपूर्ण बन पाता है। शोध में हमेशा आविष्कार नहीं होता, लेकिन इस प्रक्रिया में जब आप उस जिज्ञासा तक, उस रिसर्च गैप तक पहुंच जाएँगे, तो उसी से आपके टॉपिक का निर्माण होता है, आपके विषय का निर्धारण होता है। तो आप देखिए कि उससे पहले की एक्सरसाइज़ किए बिना, अगर आप विद्यार्थी को सीधे टॉपिक दे देंगे, उसकी सिनॉप्सिस बना देंगे या उसका चैप्टराइज़ेशन करा देंगे, तो उसमें बहुत मुश्किलें आएँगी, जो वास्तव में शोध के प्रति अरुचि और अगंभीरता को दिखाता है। अ, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कोई विषय बना लिया, आपको आपके रिसर्च सुपरवाइज़र की रुचि किसी खास विषय में है और वो चाहते हैं कि सभी शोधार्थी उनके अंडर में जो काम करें, उसी क्षेत्र में काम करें, तो वो एक-एक करके उसके हिस्सों को टॉपिक के रूप में विद्यार्थियों को दे देंगे। पहली बात तो विद्यार्थी की अगर उसमें रुचि नहीं है, तो कभी वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। और अगर रुचि है भी, तो उस टॉपिक पर काम करने की क्या संभावनाएँ हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब हम उसमें लिटरेचर रिव्यू कर चुके होंगे, हम साहित्य समीक्षा कर चुके होंगे, तभी हमको पता चलेगा कि उसमें काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उसमें काम हो चुका है या नहीं हो चुका, उसमें सामग्री उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। तो ये सारे प्रश्नों का हल तो तभी होगा जब हम पहले उसमें एक बुनियादी अध्ययन कर चुके होंगे। अब जैसे एक शोधार्थी हैं, उन्होंने एक ऐसी पत्रिका, उन्होंने 4 पत्रिकाओं को अध्ययन के लिए चुना। अब अच्छे विश्वविद्यालय में, बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय में, और 4 पत्रिकाओं को अपने अध्ययन के लिए चुन लिया, लेकिन पता चला सिनॉप्सिस बना ली, सिनॉप्सिस पास हो गई, चैप्टराइज़ेशन हो गया,
पता चला उनमें से 2 पत्रिकाओं का सिर्फ जिक्र मिलता है, वो पत्रिकाएं उपलब्ध हैं ही नहीं। अब ये समस्या इसलिए आई क्योंकि उन्होंने पहले अपनी सामग्री का निर्धारण नहीं किया, उसका अध्ययन नहीं किया, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। फिर दूसरी तरह की समस्या क्या आती है कि जैसे आप देखेंगे कि पिछला दशक 2000 से 2010 तक आप देखेंगे, दलित आत्मकथाओं पर एमफिल और पीएचडी की लाइन लग गई तमाम विश्वविद्यालयों में। मुझे लगता नहीं कि कोई विश्वविद्यालय छूटा होगा जहाँ पर दलित आत्मकथाओं पर काम नहीं हुए होंगे। वो कैसे काम है? क्या उससे हासिल हुआ? क्या ज्ञान क्षेत्र को हमने क्या नया दिया, क्या जोड़ा? मेरे ख्याल से ज़्यादातर शोधार्थियों का काम कुछ नया नहीं जोड़ पाया, क्योंकि वो सिर्फ दोहराव मात्र है। हमको कहीं से कुछ स्रोत सामग्री मिली, उसको हमने एनालाइज़ किया, विश्लेषण किया और उसको प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरह से जो दोहराव वाले काम है वो हमेशा एक मेरे ख्याल से आजकल तो प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर हो ना हो, लेकिन उससे हम अपने आप में तो आप सोचिए कि कितने हम रिसोर्सेज का, सरकार के कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम करते हैं अपने 4 और 5 साल के दौरान। हर विश्वविद्यालय में 4 से 5 साल का समय है और हमको इतनी सब्सिडी सरकार देती है। अच्छे विश्वविद्यालयों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे शोधार्थी हैं जो शोध करना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, और लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी जगह घेर करके और सिर्फ खाना पूर्ति शोध के नाम पर करते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए और सही प्रविधि खुद सीखें। अगर हम आगे से रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं या कोई और किसी आप एक पेपर लिखते हैं वो भी एक रिसर्च है, आप किताब लिखते हैं वो भी एक रिसर्च है। लेकिन शोधार्थियों की समझदारी क्या है? जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर संबंधित साहित्य की समीक्षा अपने सिनॉप्सिस में करते हैं, तो अक्सर मैंने ये लिखते हुए देखा है लोगों को कि ये पहला और मौलिक काम है, इस विषय पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पे कोई काम नहीं हुआ है, यानी कि उससे संबंधित विषयों पर कोई काम नहीं हुआ है। फिर उसका एक परिवर्धित रूप ये सामने आने लगा रिसर्च प्रपोजल्स में या सिनॉप्सिस में। ये सामने आने लगा कि लोग सूची बना देते हैं अपने विश्वविद्यालय में कि अच्छा भक्ति काल पे काम कर रहे हैं तो भक्ति साहित्य से संबंधित ये एमफिल की सूची है, ये पीएचडी की सूची है। वो सूची भी साहित्य समीक्षा नहीं है। आपको किताबें, थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है, शोध की भाषा में वो सब कुछ लिटरेचर है। उस लिटरेचर की आपको समीक्षा करनी है, सूची नहीं बनानी, समीक्षा करनी है। तमाम विश्वविद्यालयों में कहीं भी, देश में विदेश में कहीं भी कोई भी काम हुआ है, तभी तो ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आप कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि पता चला पहले से वो काम हो चुका है। तो शोध की जब बात करते हैं तो ये कुछ बुनियादी चीजें जो शोध की राह में मुश्किल पैदा करती है, बाधाएं पैदा करती है, जिसकी वजह से सही दिशा में हम नहीं बढ़ पाते। और होता यह है कि बहुत सारे शोध निर्देशक, क्योंकि उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि विद्यार्थी का शोध का स्तर क्या है, वो सिर्फ सोचते हैं कि चलो हमारे खाते में एक पीएचडी जुड़ गया या एक एमफिल जुड़ गया, एमफिल तो अब खत्म हो गया, लेकिन एक पीएचडी जुड़ गया, इस लालच में सिर्फ साइन कर देते हैं। आखिर में जब साइन कराने आते हैं ठीक से उसको पढ़ते भी नहीं है, और एग्जामिनर्स के, ऐसे एग्जामिनर्स के नाम दे देते हैं जो एग्जामिनर्स उनके फ्रेंड होते हैं, वो उनको बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं और वो हमें बुलाते हैं। ये एक चलन चलता है जिसकी वजह से शोध की दुरावस्था के लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहरते हैं, क्योंकि हम शोध को बहुत हल्के में लेते हैं। अगर आप अच्छे विश्वविद्यालय में देखें भारत से बाहर, तो वहाँ पर मास्टर्स में, बल्कि कई विश्वविद्यालयों में तो यूजी में भी, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, उसमें भी रिसर्च पेपर लिखना होता है, डिसर्टेशन लिखना होता है, और मास्टर्स में तो सभी जगहों पर लिखना होता है। मास्टर्स में उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, इतना मौलिक और अच्छा रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन वो लिख लेते हैं, जिसमें शोध की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब सोचिए कि एक ये तरीका हुआ कि आपको सीधे टॉपिक दे दिया गया और उसमें आपको लिखना है, और आप लिख करके झूठा सच्चा जो भी लिखते हैं, ज्यादातर शोधार्थी आखिर के 3 या 6 महीने या अधिक से अधिक 1 साल में काम करते हैं। शुरू के 2-3 साल में वो बिल्कुल काम नहीं करते। अब इस पद्धति से आपका आउटपुट किस तरह का आएगा, आप खुद कल्पना करके देख लीजिए कि आपकी थीसिस कैसी बन पाएगी। और हमें इसमें आत्मालोचन करने की आवश्यकता है। इसमें मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर या एक समूह के ऊपर, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता।
मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं। अगर शोध की दुरावस्था है, खराब स्थिति है, तो उसके लिए सब जिम्मेदार हैं और सबको हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार हमको अच्छी तनख्वाह देती है सिर्फ इस बात के लिए कि हम अकादमिक काम करें, खुद अच्छा काम करें, विद्यार्थियों से अच्छा काम कराएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, हिंदी में बहुत जरूरत। और इस दिशा में ओरिजिना जी ने ये पहल की, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज ने ये पहल की कि शोध के विभिन्न क्षेत्रों पे बात की जाए, हिंदी से संबंधित विषयों पे बात की जाए। तो इससे निश्चित तौर पर कुछ नए आयाम खुलेंगे और शोध के प्रति एक गंभीरता का भाव बढ़ेगा। दूसरे डिपार्टमेंट्स में तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते रहते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के आईसीएसएसआर काफी फंड भी देती है। सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट्स को जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हैं, वहाँ पर लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हिंदी डिपार्टमेंट्स को या ह्यूमैनिटीज को उस तरह की फंडिंग का सोर्स नहीं है। इसके बाद भी जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज ने ये पहल की, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि रिसर्च पर सीरियसली बात करने की जरूरत है। हम सबको सीरियसली सोचने की जरूरत है कि अगर हम गलत प्रविधि से शोध करते कराते रहेंगे तो हमारा रिसर्च कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। अब मैं इसके दूसरे हिस्से पर आता हूँ। दूसरा हिस्सा जो आदिवासी साहित्य पर हो रहे शोधों के बारे में है। अ, आप सब पढ़ाते हैं या रिसर्चर हैं, इसलिए आप इस बात से भली-भांति परिचित है कि हिंदी विभागों में दलित साहित्य के बाद से पिछले 1.5-2 दशकों से आदिवासी साहित्य पर भी बात होने लगी है। 1 दशक से खास तौर पर ज़्यादा बातें हुई हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में आदिवासी साहित्य संबंधी शोध हो रहे हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं। आदिवासी साहित्य संबंधी लेखन में भी बहुत तेज़ी आई है। चूँकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पढ़ाता हूँ, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों आदिवासी साहित्य संबंधी शोध, गोष्ठियों और लेखन इससे सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, उससे परिचित हूँ। और आए दिन बहुत सारे शोधार्थियों से संवाद का अवसर मिलता है, जो आदिवासी साहित्य संबंधी शोध के बारे में संपर्क करते हैं, ईमेल से या विभिन्न माध्यमों से आकर के मिलते हैं। तो इसलिए आदिवासी साहित्य पर हो रहे शोधों पर बात करना बहुत जरूरी है। उन गोष्ठियों में क्या चर्चाएं होती है उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय है शोध की स्थिति के बारे में पता करना, उसकी चुनौतियों के बारे में बात करना। आदिवासी साहित्य संबंधी शोध और गोष्ठियां सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट्स में नहीं होती, अंग्रेजी में, मराठी, बांग्ला, मलयालम, तमिल आदि भाषा साहित्य के विभागों में तो होती ही हैं। ट्राइबल स्टडीज के डिपार्टमेंट्स हैं, फिलोसफी में होती है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सोशल साइंसेज के विषयों में भी, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च होते हैं। और गोष्ठियों की बात करें तो ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल मानव संग्रहालय भोपाल की तरफ से 4-5 साल से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से दर्जनों भाषाओं के साहित्यकार हिस्सा लेते हैं। रमणिका फाउंडेशन और झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन कर चुका है। केंद्रीय साहित्य अकादमी भी कई सम्मेलन कर चुका है। ट्राइबल राइटर्स मीट नाम से वो सम्मेलन करता है। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनमें से अधिकांश में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला। इसके साथ साथ आदिवासी साहित्य संबंधी शोध और लेखन से इस तरह से भी मेरा परिचय बन पाया कि आदिवासी साहित्य नाम से एक पत्रिका हम लोगों ने जनवरी 2015 से प्रकाशित करना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे लेख आते हैं और बहुत लोगों से संवाद का अवसर मिलता है। बहुत सारे शोधार्थी हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो आदिवासी साहित्य से जुड़े हुए विषय जानना चाहते हैं। जैसे अभी डीयू के इंटरव्यू हुए, तो जिन्होंने रिसेंटली एमए किया है या पिछले साल एमए किया, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, अब विद्यार्थी आते हैं और कहते हैं कि सर आदिवासी साहित्य पर शोध करना चाहते हैं, कोई टॉपिक दे दीजिए। आपके पास भी आते होंगे, सबके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कोई टॉपिक दे दीजिए। अब चूंकि उनके समझ में यही आता है और हमने ऐसी परिपाटी बना दी है कि हम उससे पहले ये अपेक्षा नहीं करते कि विद्यार्थी की रुचि क्या है, विद्यार्थी का अध्ययन क्षेत्र क्या है, वो हम नहीं देखते।
हम सीधे बस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं, सीधे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। और इससे भी खराब स्थिति मुझे थोड़ी अटपटी ये लगती है कि कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन होते ही तुरंत उनको जो अगर वो कोई जो विषय इंटरव्यू के लिए लेकर के आए वही टॉपिक उनका फाइनल कर दिया जाता है, या एक आध महीने में ही उनका टॉपिक फाइनल कर दिया जाता है, बिना ये देखे कि उन पे उस विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं है। उस विषय क्षेत्र में विद्यार्थी ने तात्कालिक जरूरत के हिसाब से उसको बनाया या वास्तव में उसकी रुचि है, ये देखे बिना उसी विषय को अंतिम कर दिया जाता है। कई लोग विषय लेकर के फिर चैप्टराइजेशन ठीक कराना चाहते हैं और उसके लिए संपर्क करते हैं, तो इससे ये आदिवासी साहित्य संबंधी हो रहे शोधों से एक संवाद करने का लगातार अवसर मिलता है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आदिवासी साहित्य संबंधी शोध दो प्रकार से लोग कर रहे हैं हिंदी डिपार्टमेंट्स में, खास तौर पर या साहित्य के विभागों में। एक तो वो है जो किसी रचना विशेष में आदिवासी समाज की समस्याओं पर, कि भाई संजीव के उपन्यासों में स्त्री जीवन, आदिवासी समाज की समस्याएं, या कोई एक रचनाकार लेकर के या रचना लेकर के। दूसरा उसमें कुछ थोड़े बहुत विषय हैं जो लोक साहित्य से संबंधित कुछ लोक से जोड़ करके काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदिवासी विषयों से कई बार सीधे जुड़ पाते हैं, कई बार नहीं जुड़ पाते। अब जो रचनाओं पर केंद्रित या रचनाकारों पर केंद्रित काम है वो सबसे ज्यादा है। जितने भी शोधार्थी काम कर रहे हैं इस वक्त देश में आदिवासी साहित्य से जुड़े हुए किसी विषय पर, वो या तो किन्हीं रचनाओं पर कर रहे हैं या किन्हीं रचनाकारों पर, एक रचनाकार या दो रचनाकार या 5 रचनाकार उन पर काम कर रहे हैं। और जो रचनाकारों पर काम कर रहे हैं उसमें मुख्य तौर पर गैर आदिवासी रचनाकारों पर केंद्रित हैं। जैसे महाश्वेता देवी के पर जैसे हिंदी विभागों में तो लोग कुछ जगहों पे कराते हैं, कुछ जगहों पे नहीं कराते हैं। कुछ जगहों पे कहते हैं कि भाई वो तो मूल रूप से बांग्ला की लेखिका हैं, तो उन पर ट्रांसलेटेड वर्क्स पे हम नहीं काम कराएंगे। कुछ जगहों पे उदार डिपार्टमेंट है, वो अनुदित सामग्री पर भी काम कराते हैं। फिर रणेंद्र पे बहुत काम होते हैं, संजीव पे बहुत काम हो रहे हैं, राकेश कुमार सिंह पर बहुत काम हो रहे हैं। सर जो भी आदिवासियों के बारे में लिखते हैं, गैर आदिवासी रचनाकार, खासतौर पे उपन्यासकार, उनके बारे में बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे संपर्क में 100 लोग आए तो 100 में से 90 लोग इस तरह के विषयों पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं इसकी बात शुरू कर सकता हूँ कि आदिवासी साहित्य संबंधी शोध की चुनौतियां क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो काम हो रहे हैं, जो 90% काम है, वो आदिवासी साहित्य के सिर्फ 10% हिस्से पर ही हो रहे हैं। यानी आदिवासी साहित्य ओवरऑल जितना है, जिस कुछ को हम आदिवासी साहित्य के रूप में शामिल कर सकते हैं, उसके 10% या 5% हिस्से पर ही ज्यादातर शोधार्थी काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है जो छूटा हुआ है, जिस पर कोई भी काम नहीं कर रहा। तो अब हम उसको जानने की कोशिश करें कि फिर आदिवासी साहित्य का वो बाकी छूटा हुआ हिस्सा क्या है। तो जब हम शोध के विषय का चयन करें या शोध की पूरी प्रक्रिया में प्रवेश करें, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण चीज होती है आधार सामग्री। आधार सामग्री का चयन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपने अगर सही आधार सामग्री का चयन नहीं किया है तो बहुत सारी मुश्किलें बाद में आ सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से निर्धारित नहीं करते, वो इतना बड़ा विषय ले लेते हैं, इतनी आधार सामग्री उसमें ले लेते हैं कि उसमें एक अस्पष्टता रहती है और वो शोध कुछ नहीं कर पाते, उसमें कोई अच्छा विश्लेषण नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ सर्वे कर पाते हैं। उसमें मान लीजिए किसी ने 20 उपन्यास चुन लिए, अब 20 उपन्यासों का कैसे अध्ययन करेंगे, संभव नहीं है, तो वो सिर्फ सर्वे कर पाते हैं। इसलिए आधार सामग्री का चयन भी बहुत जरूरी है। इसमें हमको आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में शोध करते वक्त हमको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, एक सही समझदारी विकसित करने की आवश्यकता है। जो मैं कह रहा हूँ कि 90% आदिवासी साहित्य छूट जाता है, शोध के क्षेत्र में अभी तक नहीं आ पा रहा। तो वो क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि हमारे देश को, दुनिया को, समाज को और साहित्य को देखने की एक भिन्न दृष्टि विकसित हो चुकी है। और
जो दृष्टि हमारी विकसित हो चुकी है, जो प्रतिमान हमने बना लिए हैं, आदिवासी साहित्य से संवाद के लिए हमको उससे अलग प्रतिमानों की आवश्यकता पड़ती है। अब वो अलग प्रतिमान क्या है, इसको मैं इस तरह से आपको समझाना चाहता हूं कि मैं आपसे कहूं कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है, आपकी फेवरेट राइटिंग कौन सी है। तो अब जब इसके इस सवाल के जवाब में आप जिस भी कृति का नाम सोच रहे हैं, जब मैं आपको पसंदीदा रचना पूछूं तो आप इसके जवाब में जिस भी किताब का, किसी रचना का नाम सोच रहे हैं, उसके साथ में बहुत सारे प्रतिमानों के आधार पर आप उस किताब के बारे में सोच रहे हैं, और उन प्रतिमानों पर कभी आपने सोचा नहीं कि हाँ देखो मैं कितना बायस हूं, या कितने सारे प्रतिमान मैंने गढ़े हुए हैं जिनका खुद मुझे पता नहीं है। जैसे आप जिस भी रचना का नाम सोच रहे हैं या सोच रही हैं, वो रचना किसी बड़ी भाषा में लिखित प्रकाशित रचना होगी। अब 3-4 शर्तें हो गई। बड़ी भाषा में, निश्चित तौर पे वो छोटी भाषा में नहीं होगी। फिर दूसरा लिखित, तीसरा प्रकाशित। फिर प्रकाशित भी कहाँ से? किसी अच्छे पब्लिशर से, जिसकी रीच है, जिसकी पहुंच है, वहां से वो प्रकाशित होगी। फिर वो मुमकिन है, बहुत संभावना है कि वो किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। हम रचनाओं को कैसे जानते हैं? अगर हमारा घर का परिवेश, घर और आसपास का परिवेश बहुत ज्यादा साहित्यिक नहीं है, तो सामान्य तौर पर हम रचनाओं को सिलेबस के माध्यम से जानते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल हो गई। फिर वो मुमकिन है कि पुरस्कृत होगी, पुरस्कृत, कोई भाई फला किताब को पुरस्कार मिल गया, जैसे किसी किताब को पुरस्कार मिलता है, जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि हम भी उसे पढ़ लें। हम तुरंत अमेजन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं और वो किताब आ जाती है, हम उसको पढ़कर देखना चाहते हैं कि भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसको पुरस्कार मिला। फिर प्रशंसित, जैसे किसी बड़े आलोचक ने, बड़े लेखक ने उसके बारे में अच्छी टिप्पणी कर दी, हमारे अध्यापक ने कुछ अच्छा उसके बारे में बता दिया, वो उस रचना को हम पढ़ना चाहते हैं। इस तरह से हम इन सारे आधारों पर हम रचनाओं से परिचित होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या जो रचना किसी बड़ी भाषा में नहीं है, जो रचना लिखित नहीं है, जो रचना प्रशंसित नहीं है, जो रचना पुरस्कृत नहीं है, जो रचना पाठ्यक्रम में नहीं है, वो जो किसी बड़े प्रकाशक के यहाँ से नहीं छपी है, क्या वो बेहतरीन रचना नहीं हो सकती? क्या वो भिन्न और एक अच्छी रचना नहीं हो सकती? मेरे ख्याल से इसका जवाब आपका होगा कि हाँ, वो भी अच्छी रचना हो सकती है। लेकिन हमने इतने सारे प्रतिमान बना दिए, उसी के आधार पर हम रचनाओं के पास जाते हैं। हम चाहे अनचाहे, हमने ये प्रतिमान अपने जीवन में हर क्षेत्र में बना लिए हैं। हम किसको मॉडर्न कहते हैं? मॉडर्न होने के कुछ प्रतिमान हमने बना लिए, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति मॉडर्न है और ये नहीं है। इसको हम अच्छा कहते हैं। अच्छा अच्छा होने के भी प्रतिमान हमने बना लिए कि अच्छा फला आदमी अच्छा है, तो हम कभी सोचते हैं, कभी नहीं भी सोचते कि हम क्यों उसको अच्छा कह रहे हैं और क्यों किसी को खराब कह रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज का अध्ययन करने के लिए या आदिवासी साहित्य का अध्ययन करने के लिए मेरे ख्याल से इन प्रश्नों पर सोचने की आवश्यकता है। और खास तौर पे जो तय प्रतिमान जिनके आधार पर हमने, चाहे उनकी भाषा हो, कथ्य हो, और उसके अलावा जो सारे प्रतिमान हमने बना लिए हैं, रचनाओं से संवाद के, परिचय के प्रतिमान, उनको हमको अगर छोड़ करके जाएंगे तो हम शायद आदिवासी साहित्य के बारे में सही नजरिया विकसित कर सकेंगे। अब मैं, चूंकि यहाँ अनुशासनों की सीमाएं होती हैं, मैं नहीं जानता कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, रिसर्च के लेवल पर तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनुशासन ने अपनी सीमाएं तय की हुई है। उन सीमाओं को ध्यान में ना रख करके, क्योंकि उन सीमाओं में बंद करके रिसर्च नहीं हो सकता, मैं आदिवासी साहित्य संबंधी सामग्री, आदिवासी साहित्य के बारे में सही नजरिया जिससे विकसित हो सके, उस पूरी सामग्री के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, जो 90% कहीं छूट जाती है। आदिवासी साहित्य को 3 हिस्सों में बांट करके हम समझ सकते हैं। आदिवासी साहित्य का जो सबसे प्रधान हिस्सा है, जैसे आदिवासी साहित्य को आपको परिभाषित करना हो कि आदिवासी साहित्य क्या है, तो आप वीर भारत तलवार का भी तद्भव में लेख छपा इस बारे में, और उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई। उन 4 कैटेगरी में उन्होंने कहा कि सबसे ऑथेंटिक वो है जो खुद आदिवासी लिखते हैं,
उन्होंने कहा कुछ दूसरी कैटेगरीज में चर्चा की कि लोग आदिवासी इलाकों में रहते हैं, उनसे सहानुभूति महसूस करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। कुछ लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखते हैं। ऐसे 4 कैटेगरी उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा सबसे ऑथेंटिक लेखन आदिवासी रचनाकारों का स्वयं का ऑथेंटिक लेखन है। उसी प्रकार से अगर आप आदिवासी साहित्य की अलग-अलग परिभाषाओं पर जाएं, अलग-अलग लोगों ने जो लिखा है या उसको समझने की कोशिश करें, जैसे वंदना टेटे का ये कहना है कि उनकी किताब है आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन। उसमें वो आदिवासी साहित्य को परिभाषित करती हैं और इसी प्रक्रिया में उनका जो संगठन है झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, उसके 2014 के सम्मेलन में वो ये निर्धारित करते हैं, बहुत सारे आदिवासी लेखक उसमें करीब 2 दर्जन आदिवासी लेखक शामिल हुए अलग-अलग भाषाओं के। उन्होंने निर्धारित किया कि ये 14 या 15 वो बिंदु हैं कि ये 15 बिंदु हैं जिनको हम सम्मिलित रूप में आदिवासी दर्शन कह सकते हैं, आदिवासी फिलॉसफी कह सकते हैं। तो जो साहित्य आदिवासी दर्शन पर आधारित होगा उसको हम आदिवासी साहित्य कहेंगे। अब यहाँ पे स्वानुभूति और सहानुभूति का मसला नहीं है, उनका मुख्य तौर पे ये कहना है कि हालांकि वंदना टेटे ये भी कहती हैं कि दूसरा व्यक्ति शायद आदिवासियों के बारे में उतने अच्छे से नहीं लिख पाएगा। वो आदिवासियों के बारे में अच्छा रिसर्च तो कर सकता है, लेकिन वो आदिवासी दर्शन को नहीं जानता, इसलिए आदिवासियों के बारे में ठीक से नहीं लिख सकता। खैर, जो ज्यादातर आदिवासी रचनाकार और आलोचक प्रस्तावित करते हैं वो आधार सामग्री मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि आदिवासी और वो आधार सामग्री स्वयं आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझने के लिए और आदिवासी दर्शन को समझने के लिए भी मददगार है और उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो उस आधार पर आदिवासी साहित्य को 3 हिस्सों में बांट करके हम समझ सकते हैं। एक मौखिक परंपरा का पुरखा साहित्य, दूसरा आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य और तीसरा गैर आदिवासी भाषाओं में समकालीन लेखन। अब जो पहला हिस्सा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे व्यापक है, वो है मौखिक परंपरा का पुरखा साहित्य। अब इसमें आदिवासी रचनाकार जानबूझ करके, आदिवासी रचनाकार और चिंतक जानबूझ करके इसको पुरखा साहित्य कह रहे हैं और पुरखा साहित्य का प्रचलन भी वंदना टेटे जी ने ही प्रमुखता से इस शब्द का प्रयोग किया और अपनी कई किताबों में किया। अब धीरे धीरे इसकी स्वीकारोक्ति आदिवासी साहित्य संबंधी अध्ययनों में होने लगी है। तो उनका कहना है कि अगर आपको आदिवासी दर्शन को जानना है तो वो अपने प्रामाणिक रूप में पुरखा साहित्य में ही मिलता है। वो पुरखा साहित्य को लोक साहित्य से भिन्न मानती है। जैसे बहुत सारे लोग लोक साहित्य कहते हैं, तो लोक साहित्य उनका कहना है, वंदना टेटे जी का कहना है कि लोक और शास्त्र ये बाहरी समाज की विशेषताएं हैं। बाहरी समाज में एक शास्त्रीय परंपरा है और वो शास्त्रीय परंपरा जाहिर सी बात है नॉर्मेटिव है, नियामक है। वो हमारे जीने के सिद्धांत निर्मित करती हैं, हमको बताती है कैसे हमको जीना चाहिए, वो नियम बनाती हैं। उससे इतर एक परंपरा है, उसके समानांतर एक परंपरा है जो लोक की परंपरा है, लेकिन वो भी बाहरी समाज की परंपरा है, जिसमें शास्त्रों की कुछ चीजें, जो शास्त्रों की चीजों का ही एक मिलता जुलता रूप, उसका परिवर्तित रूप आपको मिलेगा और उससे अलग रूप भी मिलता है, उससे अलग परंपराएं भी लोक में मिलती है। लेकिन लोक और शास्त्र ये बाहरी समाज के विभाजन है। और चूंकि आदिवासी दर्शन में, आदिवासी परंपरा में कोई शास्त्र नहीं है, कोई वेद, पुराण, गीता, कुरान, ये सारी चीजें, बाइबल, कुछ भी इस तरह का आदिवासी परंपरा में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है, तो उससे इतर परंपरा भी नहीं है। एक ही मात्र परंपरा है, वो है पुरखों की दी हुई परंपरा। आदिवासी दर्शन में पुरखा और प्रकृति, ये 2 शब्द बार बार आएंगे और दोनों बहुत सम्मानजनक है। और इनका बाहरी समाज में भी पुरखों को लेकर के कहानियां, उपन्यास, इन सब में जिक्र मिलेगा, कविताओं में जिक्र मिलेगा, प्रकृति के भी खूब चित्रण मिलेंगे। लेकिन आदिवासियों के लिए पुरखा और प्रकृति कुछ अलग है और सर्वश्रेष्ठ है, सम्मानजनक है। तो पुरखा साहित्य इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कृतिकरण से पहले का साहित्य। संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा,
जिसमें वो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए ये पाते हैं कि नीचे समझे जाने वाले तबके ऊंचे समझे जाने वाले तबकों के रीति रिवाज, त्योहार, परंपराओं को अडॉप्ट करते हैं और कुछ समय बाद उनके जैसा आचरण करने लगते हैं, उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं और फिर खुद को ऊंचा क्लेम करने लगते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को वो संस्कृतिकरण कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दलितों में खास तौर पर बहुत तेजी से होती है और आदिवासियों में भी हुई है। पिछले 200 साल में ज्यादा हुई है जब वो बाहरी समाज के संपर्क में आए। तो पुरखा साहित्य इस संस्कृतिकरण से पहले का साहित्य, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से पहले का साहित्य है। इसलिए पुरखा साहित्य ज्यादा ऑथेंटिक है और आदिवासी दर्शन यानी आदिवासी जीवन के मूल्य क्या है, अब इस बात को आपको जानना हो, आप पता चला कि आपके कॉलेज में कोई आदिवासी है और वो आदिवासी पूरी तरह से पूंजीवाद का भक्त है या वो व्यक्तिवाद का समर्थक है, तो आप कहेंगे देखो ये भी तो आदिवासी है। तो वो मूल आदिवासी दर्शन को छोड़ चुका है। आदिवासी दर्शन को हम अब इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है कि मूल आदिवासी दर्शन क्या है, लेकिन जो दुनिया के तमाम आदिवासी समुदायों में संयोग से समरूप मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। अगर आप किसी भी आदिवासी भाषा की पुरखा परंपरा में जाएंगे तो आपको वो तत्व तमाम जगहों पर, तमाम भाषाओं में समान रूप से मिलेंगे। इसलिए उनको आदिवासी दर्शन के बिंदुओं के रूप में चिन्हित करते हैं और आदिवासी दर्शन का रांची घोषणा पत्र उस दस्तावेज को कहा जाता है जो 2014 के गोष्ठी में आदिवासी लेखकों, रचनाकारों ने प्रस्तावित किया कि ये 14-15 बिंदु हो सकते हैं जिनसे हम आदिवासी दर्शन को समझ सकते हैं और वो दर्शन अपने प्रामाणिक रूप में पुरखा साहित्य में मिलता है। अब पुरखा साहित्य एक बहुत बड़ा एरिया है। वो बहुत बड़ा एरिया इसलिए है कि भारत में 500 से ज्यादा जीवित आदिवासी भाषाएं हैं। और जब मैं भाषा पद का प्रयोग कर रहा हूं तो हिंदी के साथियों के साथ मैं खूब सोच समझ करके कर रहा हूं। मैं बोली और भाषा के फर्क को समझते हुए कर रहा हूं कि इस देश में, क्योंकि अक्सर हिंदी की किताबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदी की किताबें पढ़ करके ये अनुमान लगता है कि भारत में, मतलब जिन्होंने सुनीति कुमार चाटुर्या या रामविलास शर्मा के भाषा संबंधी गंभीर अध्ययन नहीं पढ़े हैं, वो बाकी लोग ये हिंदी की किताबें पढ़ करके यही अनुमान लगा पाएंगे कि भारत में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा और कोई भाषा नहीं है या मैक्सिमम 30-40 भाषाएं होंगी, बाकी सब बोलियां हैं अगर हैं तो। लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं, उनमें से 500 से ज्यादा जीवित भाषाएं आदिवासियों की है और उन सब में समृद्ध पुरखा परंपरा है और उस पुरखा परंपरा में काम की अनंत संभावनाएं हैं। आप सोचिए 500 से ज्यादा भाषाएं हैं जिनमें और हर भाषा का एक नॉलेज सिस्टम होता है। जैसे हम कम या ज्यादा हिंदी के नॉलेज सिस्टम का हिस्सा हैं, उसको जानते हैं, उससे परिचित हैं, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, लेकिन हिंदी का एक नॉलेज सिस्टम है, उसके माध्यम से हम अपनी बातें कहते हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो भी मैंने हिंदी के नॉलेज सिस्टम से ज्यादातर बातें सीखी है। ये भाषा, ये कहने का तरीका, ये हिंदी का एक नॉलेज सिस्टम है, एक भाषा का की एक व्यवस्था है जिसमें एक ज्ञान की एक व्यवस्था है इस भाषा में, उसके माध्यम से हम संवाद करते हैं। ऐसे हर हर भाषा के पास में अपने नॉलेज सिस्टम है और वो नॉलेज सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि इस भाषा से उस भाषा में रूपांतरित कर दे तो ये उसका नॉलेज सिस्टम हो जाएगा, नहीं, उसकी अपनी स्मृतियां हैं। जैसे आप सोचें कि आपकी दुनिया में करोड़ों माएँ हैं, लेकिन आपकी माँ के पास कुछ अलग तजुर्बा है, अलग अनुभव है, अलग ज्ञान परंपरा है। आप अपनी माँ से अगर जितना संवाद करते हैं तो आपको नई नई चीजें पता चलती हैं। वो माँ की एक स्वतंत्र ज्ञान परंपरा है। वो दुनिया की माँओं से भी उन्होंने सीखा होगा, दूसरी माँओं से भी उन्होंने सीखा होगा, अपने पुरखों से सीखा होगा, लेकिन उनकी एक मौलिक नॉलेज ट्रेडिशन डेवलप हुई। एक माँ के पास इतना नॉलेज हो सकता है तो एक भाषा के पास कितना नॉलेज होगा, आप कल्पना कीजिए। और उन भाषाओं में वो बिखरा हुआ पड़ा है, तो उन भाषाओं के साहित्य पर, जो पुरखा साहित्य है, उस पर काम की अनंत संभावनाएं हैं। अब इस पुरखा साहित्य पर दो तरीके से काम हो सकता है। एक, इसमें पहले से संकलित और प्रकाशित साहित्य का अध्ययन करना, एक इस ढंग से हो सकता है। दूसरा है कि साहित्य का संकलन करना,
साहित्य का संपादन करना, साहित्य का अनुवाद करना और उसका प्रकाशन करना, ये दूसरा तरीका है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका पता कैसे चलेगा? तो आपकी अगर रुचि है, किसी की रुचि पैदा होती है, जैसे मैंने कहा कि रुचि का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि जैसे मैं प्रोफेसर अन्विता अब्बी का एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने अंडमान निकोबार की भाषाओं पे काम किया और उन्होंने कहा कि जो ओंगे भाषा है या जारवा भाषा के बारे में वो बता रही थी, ओंगे या जारवा भाषा, उसमें जैसे दर्द एक शब्द है, हिंदी में शब्द है दर्द, अंग्रेजी में पेन। इस दर्द के लिए हमारे पास में अगर इसके सिनोनिम करना चाहे, इसके पर्याय करना चाहे तो एक दो शब्द और हम कोशिश करके ले आएंगे, लेकिन ओंगे और जारवा भाषा में वहां पर इसके लिए 16 शब्द हैं। अब जैसे हमको कहना हो कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो हमको इसमें एक और पद जोड़ना पड़ रहा है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या दर्द की वजह भी अलग अलग होंगी। उस आधार पर अलग शब्द, एक एक शब्द, यानी 16 अलग अलग शब्द है कि वो दर्द किस वजह से हो रहा है। अब इस भाषण को सुनकर के मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि काश अगर भाषा में एक बात को अव्यक्त करने के लिए इतने शब्द है, इतनी समृद्ध भाषा है, तो उस भाषा का साहित्य कैसे होगा, उस भाषा की स्मृतियां कैसे होंगी, कैसी होंगी, उस भाषा में और क्या क्या होगा, दूसरी चीजों के लिए कैसे शब्द हैं, तो मुझे जानना चाहिए। ऐसे अगर आपकी किसी भाषा में दिलचस्पी पैदा होती है तो निश्चित तौर पर उस भाषा में पहले आप ये पता करेंगे कि उस भाषा में कितना साहित्य संकलित किया जा चुका है, कितना साहित्य प्रकाशित हो चुका है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो संकलित किया गया हो, प्रकाशित ना हुआ हो, और कितना साहित्य जो अनुदित हो चुका है, क्योंकि आदिवासी भाषाओं में, वो आदिवासी भाषाओं से ज्यादातर बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते उन भाषाओं को, इसलिए अनुवाद के माध्यम से उसे संवाद कर सकते हैं। तो पहला एक क्षेत्र जब आप ये देखने लगेंगे तो आप पाएंगे हो सकता है कि अच्छा कि 2 संकलन उपलब्ध है और ये 2 संकलन इन 2 या 3 जिलों को कवर करते हैं, लेकिन ये भाषा यहाँ पर भी बोली जाती है और इसका अध्ययन नहीं हो पाया है इसका संकलन नहीं हो पाया है, तो आप उसका संकलन भी कर सकते हैं। या जो पहले से 2 संकलन मौजूद हैं, उन संकलनों का आप अनुवाद कर सकते हैं, या अगर अनुवाद मौजूद है तो उसका, जैसे हम हिंदी उपन्यास का, हिंदी कहानी का, हिंदी कविता का विश्लेषण करते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा एरिया हर भाषा में है कि उसमें आप संकलित और प्रकाशित साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा उससे भी बड़ा एरिया यह है कि जिन भाषाओं में अभी तक संकलन नहीं हो पाए हैं, उन भाषाओं में संकलन किया जा सकता है। अब लेकिन ये संकलन का काम इतना आसान नहीं है। इसके साथ साथ जो ये संभावनाओं और चुनौतियों की हम बात करें तो इसके साथ में चुनौती भी हो जाएगी। दोनों ही कामों में चुनौतियां हैं। पहले से संकलित और प्रकाशित साहित्य के अध्ययन में भी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो चुनौती सबसे बड़ी क्या है कि पहले से अगर कोई अध्ययन मौजूद है तो हम उस साहित्य के पास में, पहले से कोई संकलन मौजूद है, उस साहित्य के पास जाएंगे, हम उसका अनुवाद करना चाहते हैं या उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक भाषा है और उस भाषा के दिए हुए संस्कार है। उन हमने कुछ प्रतिमान बना लिए जिनके मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। और जब दलित साहित्य आया तब भी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की बात हुई थी कि साहित्य का एक नए सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया, और दलित साहित्य का कारवां आगे बढ़ गया। लेकिन आदिवासी साहित्य का अध्ययन करने के लिए निश्चित तौर पर एक अलग सौंदर्य शास्त्र की जरूरत होती है, और हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हर भाषा के पास में, हर भाषा समुदाय के पास में एक समझदारी का एक तरीका होता है, एक विचारधारा होती है, उसके माध्यम से हम चीजों को डिकोड करते हैं, चीजों को समझते हैं। अब एक ही भाषा में लेफ्ट के लोग भी है, राइट के लोग भी है, तो आप कहेंगे कि उस भाषा की विचारधारा क्या है, उस भाषा की समझदारी क्या है। इसके बाद भी वो भाषा के लोग कुछ बुनियादी बिंदुओं पर सहमत हो जाते हैं। वो एक भाषा का संस्कार है, उस भाषाई समाज का संस्कार है, जिसके माध्यम से उस भाषा को हम पहचानते हैं। अब उस भाषाई संस्कार को लेकर के आप पहले से संकलित प्रकाशित आदिवासी साहित्य के पास जाएंगे, पुरखा साहित्य के पास जाएंगे, तो वो उससे आपका अध्ययन प्रभावित होगा। उसमें आप ठीक से उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अंडमान निकोबार का संबंधी अध्ययन अन्विता अब्बी के भी हैं, और वहाँ के मैंने उन अध्यापक का नाम भूल रहा हूँ, सत्यदेव त्रिपाठी या कुछ नाम है, जो
जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पोर्ट ब्लेयर में पढ़ाते रहे और उन्होंने अंडमान की लोक कथाओं का संकलन किया और उनका विश्लेषण किया। उनका अध्ययन भिन्न प्रकार का है। तो इसमें भी आपको विश्लेषण करने के लिए आदिवासी दर्शन की समझदारी होना जरूरी है। और आदिवासी संबंधी अध्ययनों के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प कही जाती है, वो सोशल साइंसेस के संदर्भ में, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज या लिटरेचर पर भी लागू हो सकती है। और वो बात ये है कि जब आप आदिवासी इलाकों में अध्ययन के लिए जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे फील्ड वर्क करना है, तो मैं क्या करूंगा या मेरे जैसा कोई व्यक्ति क्या करेगा कि मैं देखूंगा कि अच्छा मेरा कौन दोस्त है जो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या और कुछ है, उसकी मदद लूंगा कि भाई मुझे ये कुड़ुक आदिवासी कुड़ुक भाषी जो ओरांव समुदाय है, ओरांव के पास जाना है, ओरांव की भाषा के कुछ मुझे नमूने चाहिए या साहित्य का कुछ संग्रह करना है, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। या कोई इंस्टीट्यूट में मेरा कोई परिचित है, उसके माध्यम से उसके पास जाऊंगा, उसका कोई कुड़ुक ओरांव कम्युनिटी का कोई दोस्त होगा, वो कहेगा हाँ हाँ सर आ जाइए, कोई बात नहीं, उसके साथ में रांची में या कोई बड़े शहर में ठहरूंगा और एक दिन घूमने के लिए जाऊंगा, अपना फोटो वोटो खींच करके और ओरांव समुदाय के बारे में कुछ जानकारी पूछ पाछ के और आ जाऊंगा। ये बिल्कुल शोध नहीं है। इसको लेकर के सोशल साइंसेज में कहा जाता है कि आप जाकर के फील्ड वर्क अगर करना चाहते हैं आदिवासी इलाकों में, आप जाकर के रहिए, और रहिए, न केवल रहिए बल्कि उसमें अगली पंक्ति और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका अध्ययन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वे स्थानीय लोग आपकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर दें। आप वहां पे प्रेजेंट हो, जब तक आप उनको ये महसूस होता रहेगा कि एक बाहरी व्यक्ति है हमारे साथ में जिसके सामने हमको अच्छे ढंग से रहना है या कुछ खास ढंग से रहना है। हमारे घर में कोई आता है तो हमारा नेचुरल बिहेवियर थोड़ा ना पता कर सकता है। हमारे घर में कोई आता है, हम उसको चाय पिलाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और हम बच्चों को कितना भी डांटते हो उनके सामने बड़े प्यार से बच्चों से बोलते हैं, पति पत्नी में कैसा भी तनाव चल रहा हो लेकिन बड़े अच्छे से बात करते हैं, जी लगा करके बात करते हैं, लेकिन वो हमारा असली व्यवहार नहीं है। असली व्यवहार वो हमारे साथ में 1 हफ्ता 10 दिन रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा असली व्यवहार सामने आने लगेगा। और असली व्यवहार जब उनकी दृष्टि से देखा जाए तो जब हम असली व्यवहार तभी कर पाएंगे जब हम उनकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर दें कि घर में कोई है। तो ये फील्ड वर्क के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण तरीका, एक प्रविधि है कि आप जब फील्ड वर्क करने जाएं तो वो फील्ड वर्क तभी से माना जाएगा जब स्थानीय लोग आपकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर दें, तभी से आपका फील्ड वर्क, और तभी आप आदिवासी दर्शन क्या है, आदिवासी कैसे रहते हैं, किसी भाषा और साहित्य की क्या विशेषताएं, उनको जानने के लिए आपको तब से आपका अध्ययन शुरू होगा। तो जब आपका अध्ययन शुरू होगा तो आप फिर आप आदिवासियों के जीवन को जानेंगे, उनके जीवन में हो रहे बदलावों को जानेंगे, और तब पहले से मौजूद संकलनों का आप सही से विश्लेषण कर सकेंगे। फिर जो दूसरा है वो नई भाषाएं, मतलब जो भाषाओं ऐसी भाषाएं जिनके साहित्य के संकलन नहीं हो पाए, पुरखा साहित्य के कोई संकलन मौजूद नहीं है, उन भाषाओं के संकलन तैयार करना, अगर संकलन है तो उनका संपादन करना, अगर संकलित अच्छे संकलन मौजूद है, उनका संपादन भी है तो उनके अनुवाद करना और उनका विश्लेषण करना, ये भी बहुत बड़ा काम है। इस दिशा में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनके काम से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इसमें निश्चित तौर पे वो फील्ड वर्क के लिए एक धैर्य तो चाहिए, एक लंबा समय चाहिए, लंबी अवधि चाहिए। ये बाहर से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दिल्ली और रांची में बैठ करके नहीं हो सकता। इसके लिए तो आपको रहना होगा वहीं पे। और चूंकि एक ज्ञान क्षेत्र से या अकादमिक दुनिया से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम ज्ञान को संरक्षित करने की दिशा में भी काम करें। और ज्ञान को संरक्षित कैसे किया जाएगा कि इतनी सारी भाषाएं हैं। यूनेस्को का एटलस के बारे में बात करूंगा जो बता रहा है भारत की कितनी भाषाएं खतरे में हैं। अगर इतनी भाषाएं खतरे में हैं तो उन भाषाओं का साहित्य भी खतरे में है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस साहित्य को हम बचा लें। जैसे 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में और 20वीं सदी के शुरुआत में नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से और अलग अलग विद्वानों के माध्यम से
हिंदी के पुराने साहित्य को संग्रहित किया गया, उसको संकलित किया गया, उसका प्रकाशन किया गया। ऐसा काम आदिवासी भाषाओं में भी किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सब अलग-अलग ज्ञान परंपराओं की वाहक भाषाएं हैं, उन ज्ञान परंपराओं को समझने के लिए। और ज्ञान परंपराओं को जानना इसलिए जरूरी है कि आज हम ऐसे मुकाम पे खड़े हैं। एक तो हम जिस फील्ड में हैं इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और दूसरा आज ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ऐसे मुकाम पर खड़ी है कि हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। हमने विकास की जिन अवधारणाओं को अपनाया, जिन भी विचारधाराओं को दुनिया की बेहतरी के लिए अपनाया, वो सारी विचारधाराएं नाकाफी साबित हो रही है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक एक अज्ञात अनदेखा सा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को पिछले 2 साल से हिला के रखा हुआ है। तीसरी तरफ परमाणु युद्ध और जैविक युद्धों का खतरा मंडरा रहा है। तो ये रास्ता क्या हमने दुनिया की बेहतरी का ये रास्ता सही चुना हमने, जिसमें हम एक विनाश के कगार पर खड़े हैं? तो ऐसा लगता है कि जितनी मौजूद विचारधाराएं वो अपर्याप्त साबित हो रही हैं। ऐसे में हमको एक नए विकल्प की जरूरत है, हमें एक नए दर्शन की जरूरत है, एक नए रास्ते की जरूरत है। मुमकिन है कि कहीं वो उन भाषाओं में छिपा हुआ ऐसा दर्शन जो पूरी सृष्टि को बचा सकता है। वंदना टेटे तो ये दावा करती हैं कि इस सृष्टि को बचाने का साहित्य है जो आदिवासी साहित्य है। कुछ लोग हैं जो एक एक भाषाओं में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक व्यक्ति नहीं, एक भाषाओं में भी दर्जनों बल्कि सैकड़ों व्यक्तियों की जरूरत है एक भाषाओं के साहित्य को संग्रहित करने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मैं जरूर यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे मैंने प्रोफेसर अन्विता अब्बी का नाम बताया। हिंदी के साथ उनका लिंक ये है कि वो महान कवि भारत भूषण अग्रवाल की बेटी हैं, और वो जेएनयू में लिंग्विस्ट थी, रिटायर हो चुकी हैं यहाँ से, तो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी, लिंग्विस्ट तो अभी भी हैं। और उन्होंने अंडमान निकोबार की भाषाओं पर काम किया, उसमें पूरा जीवन लगा दिया। उनके इस काम को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा, लेकिन उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार की भाषाओं का संकलन करते हुए उन्होंने पाया कि भारत के शेष चारों भाषा परिवारों से भिन्न भाषाएं हैं। उन्होंने 5वें भाषा परिवार का दावा किया, जिसको दुनिया भर के भाषा विज्ञानियों ने स्वीकार किया कि हाँ, ये अलग भाषाएं हैं। भाषा के जो निर्धारक तत्व है उनके आधार पर पाया कि अलग भाषाएं, इसको 5वें भाषा परिवार के रूप में स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। बल्कि उन्होंने 6ठे भाषा परिवार पर भी वो काम कर रही है, उसकी संभावनाओं को तलाश रही है। इस तरह से भीली भाषा के बारे में मेरे एक दोस्त विक्रम चौधरी गुजरात के कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार हमारे सेमिनार में आए, उन्होंने, मैं तो उनको नहीं जानता था, लेकिन जब सेमिनार का नोटिस देख करके उन्होंने अपना पेपर भेजा और बाद में वो ऑडियो और वीडियो के साथ में आए। वो उनके पास में उन्होंने बताया 300 या 400 घंटे की रिकॉर्डिंग है। भीली भाषा के साहित्य के संग्रह की दिशा में वो काम कर रहे हैं। जितेंद्र बसावा हैं, वो भी भीली भाषा पर काम कर रहे हैं। बहादुर सोनवणे हैं, वो भी भीली भाषा पर काम कर रहे हैं। गोंडी भाषा जो भारत के आदिवासियों की सबसे बड़ी भाषा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल सिंह ने 8वीं अनुसूची में, जो आज 8वीं अनुसूची है, उस वक्त इसको शेड्यूल 7 ये बोल रहे थे जब डिबेट चल रही थी। उसमें जिन 3 भाषाओं की वकालत जयपाल सिंह ने की, उनमें एक गोंडी है, एक मुंडारी है, एक कुड़ुक है। गोंडी भाषा में मोतीरावन कंगाली का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ये वही विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि को, और गोंडी भाषा द्रविड़ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर गोंडी बोलने वाले लोग हैं। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटरनेट अनस्टेबल। नहीं आ रही है। नहीं गंगा, बिल्कुल आवाज अच्छी आ रही है। बीच में एक आध सेकंड के लिए हुआ था, पर आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। गोंडी भाषा में मोतीरावन कंगाली का बहुत बड़ा नाम है। उनका 3-4 साल पहले निधन हुआ। गोंडी भाषा में सुनहेर सिंह ताराम, उनका बहुत अच्छा काम है। अभी आप कुछ लोग फेसबुक पर जरूर जुड़े होंगे। उषा किरण आत्राम है नागपुर में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है गोंडी भाषा के बारे में। और गोंडी भाषा में बहुत साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है, उस पर लगातार काम किए जाने की जरूरत है। कुई भाषा एक जो
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वहाँ वहाँ कोई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उन पर सुरेश जगन्नाथम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुड़ुक के बारे में, कुड़ुक भाषा साहित्य के बारे में शांति खलखो और हरि उरांव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खड़िया भाषा जो वंदना टेटे की मातृभाषा है, उसमें खड़िया को लेकर के वंदना टेटे काम कर रही हैं। मुंडारी गीतों पर बहुत काम हुआ है। मुंडा भाषा भी बहुत बड़ी भाषा है, जिसको लेकर के मैंने कहा कि उसको 8th शेड्यूल में शामिल कराने के लिए तब से कोशिश की जा रही है, अभी भी कोशिश जारी है। उस पर सबसे बड़ा काम, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, और कोइंसिडेंटली मैं जब अंकारा में था तो वहां पे भी देखा, वहां की लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद थी। मुंडारी भाषा पर सबसे बड़ा काम फादर हाफमैन का है। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का नाम से मुंडारी भाषा का एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया, और उसमें 3000 से ज्यादा मुंडारी गीतों का भी संकलन किया। अभी जो वहां पे रांची में रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें जुरन सिंह मान की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंडारी भाषा के बारे में। इसी तरह से खासी, गारो, खड़िया, मिजो, संताली, भोटिया, इरुला, टोडा, कोटा, बैगा, इन सब लोगों पे, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में, चूंकि वो बैगा लोगों का इलाका है, वहाँ आसपास बैगा आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे बैगाओं पे काफी अच्छे काम हो रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी की अवधारणा में था कि सभी आदिवासियों पे बहुत सारे काम होंगे, लेकिन अब उसमें वो आदिवासियत से तो दूर जा रही है, और लेकिन बैगाओं पे कुछ काम वहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। अब इससे आप ये अनुमान लगाइए कि 500 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं, और उनमें बहुत साहित्य बिखरा पड़ा है, जिसका अभी संकलन भी नहीं हुआ है। तो अब कितने रिसर्चर चाहिए? रिसर्चरों की एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमको शोध की अनंत संभावनाएं दिखाई पड़ती है। ये आदिवासी पुरखा साहित्य का या मौखिक क्षेत्र का बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसमें जितने काम करने वाले हों उतने कम है। अब दूसरा जो एरिया है वो है आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य। आदिवासी भाषाओं में चूंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सबसे अच्छी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। और दूसरा तथ्य से भी आप शायद परिचित हों, पहले तथ्य से सब परिचित है कि व्यक्ति सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में करता है। दूसरा तथ्य है कि जो बड़ी बड़ी भाषाएं जिनको हम जानते हैं, उनमें से कोई भी आदिवासियों की मातृभाषा नहीं है। ना हिंदी, ना बांग्ला, ना तमिल, ना उड़िया, ना गुजराती, ना मलयालम, ना मराठी, कोई भी आदिवासी की मातृभाषा नहीं है इनमें से। अब फिर कौन सी है आदिवासियों की भाषाएं? फिर उन भाषाओं में क्या सच में कोई लिटरेचर मौजूद है? उनमें क्या कोई लिखित परंपरा मौजूद है? क्योंकि आदिवासी भाषाओं के बारे में नहीं जानते तो लोग यही कहेंगे कि भाई आदिवासी भाषाओं के पास तो कोई लिपियां नहीं है। हिंदी के लोग तो कह देंगे उनको वो तो बोलिए। तो वो तो भाषा वैज्ञानिक आधार पर सब भाषाएं हैं। वो किसी भाषा की बोलियां नहीं है, स्वतंत्र भाषाएं हैं। और ये सुखद संयोग है कि उनमें से सैकड़ों भाषाओं के पास, करीब 100 के आसपास भाषाओं के पास में लिपियां हैं। लिपियां उनकी खुद की अपनी लिपि, जैसे संथाली ने अभी ओल्चिक के नाम से एक लिपि अपनी डेवलप की, और उसको सभी लोग सीख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। गोंडी भाषा की लिपि मोतीरावन कंगाली ने डेवलप की थी। कुछ भाषाएं अपनी लिपियां उन्होंने खुद विकसित की। कुछ भाषाएं हैं जिन्होंने अपनी पड़ोसी लिपि को स्वीकार कर लिया। मान लीजिए कोई तमिलनाडु की भाषा है, तमिलनाडु के आदिवासियों की, तो उन्होंने तमिल को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे जो हिंदी क्षेत्र के आसपास के आदिवासी हैं, उन्होंने देवनागरी लिपि को एक्सेप्ट कर लिया। जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी हैं, उन्होंने रोमन लिपि को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जो पड़ोसी लिपि है, उस पड़ोसी लिपि भाषा मूल रूप से लिपि नहीं है। भाषा मूल रूप से एक अलग ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह है वो। लिखित, कोई भाषा लिखित हो ये जरूरी नहीं है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ये लिखित रूप में नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी ये भाषा है। मैं आपके सामने जो संवाद कर रहा हूँ, जो बात अपनी कह रहा हूँ, एक भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये कभी लिखा ना जा सके तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक भाषा नहीं है, इसके बाद भी वो भाषा है। तो इसलिए लिपि किसी भाषा की कोई शर्त नहीं है। तो जिन भाषाओं में लिपियां नहीं है, उन्होंने दूसरी लिपियों को अडॉप्ट किया और उनमें लेखन की अच्छी खासी परंपरा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है कि जो फादर हाफमैन का मैंने जिक्र किया, फादर हाफमैन जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का बनाया, जो बहुत ही दिलचस्प एक ग्रंथ है, और सभी लोग बाद में मुंडाओं के बारे में जानने के लिए उसी का सहारा लेते हैं।
तो उनके स्टेनो थे, उनके साथ में रहते थे, जो उनके लिए टाइपिंग वाइपिंग करते थे, लिखते थे स्टेनो उनके साथ में। मेन्नस ओडिये, वो मेन्नस ओडिये ने क्या किया कि जो फादर ऑफमैन के साथ में वो मुंडाओं के इलाके में घूमते थे, उनकी कहानियां कलेक्ट करते थे, उनके बारे में जानते थे, उनके इतिहास के बारे में। उन्होंने उन सारी कहानियों को इकट्ठा करके, जो अब फादर ऑफमैन ने तो इंसाइक्लोपीडिया बनाया, इंसाइक्लोपीडिया का फॉर्म एक अलग होता है, और फिर उसमें गीतों का भी कलेक्शन किया उन्होंने। लेकिन मेन्नस ओडिया ने उसी को एक कथा रूप दे करके 5 वॉल्यूम में एक नॉवेल लिख दिया, वो भी 1920 में। 1920 में 5 भागों में मुंडारी में उपन्यास लिखा जा चुका, और वो पब्लिश भी हो गया मुंडारी में, जिसका नाम है मतुराव कहनी। मतुराव कहनी, तो उसको आप कह सकते हैं मथुरा की कहानी। उसके एक वॉल्यूम का हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है। आप सोचिए कि 1920 में मुंडारी में 5 वॉल्यूम में एक नॉवेल, एक उपन्यास पब्लिश हो सकता है, तो इसका मतलब आदिवासी भाषाओं में क्या कुछ चल रहा होगा। पूर्वोत्तर की कई भाषाओं के पुराने साहित्य का रमणिका जी ने संकलन किया, उन्होंने अपने युद्धरत आम आदमी के विशेषांकों में भी प्रकाशित किया। वहां के लोग तो ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने की वजह से काफी पहले से शिक्षित हो गए, और उन्होंने अपनी भाषाओं को नहीं छोड़ा, सिर्फ ईसाई मिशनरियों से उनकी रोमन स्क्रिप्ट को एडॉप्ट किया, उसको लिया और उसमें अपनी भाषाओं को लिखना जारी रखा। आज भी जो बहुत बड़े बड़े रचनाकार हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो अपनी भाषाओं में लिखते हैं। तेमसुला आओ, जिनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है और शायद पद्मश्री भी वो हैं, और ममंग दई, ऐसे बड़े बड़े रचनाकार है पूर्वोत्तर की, जो अपनी मातृभाषाओं में भी लिखते हैं, वो अंग्रेजी में भी लिखते हैं, लेकिन वो मातृभाषाओं में उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। और इस बात का मुझे भान तब हुआ कि भाई आदिवासी भाषाओं में कितना लेखन हो रहा है। मुझे 2 या 3 बार झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के सम्मेलन में रांची जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और उस सम्मेलन में एक साथ 20-20 किताबों का, जो आदिवासी भाषाओं में लिखित है, प्रकाशित है, उन किताबों का लोकार्पण होता है हर बार 20-20 किताबों का लोकार्पण उस सम्मेलन में होता है। कितने लोग लिख रहे हैं और वो छप रहे हैं। उनके प्रकाशक छोटे हैं, वो राजकमल और वाणी के पास अप्रोच नहीं कर पाते, और अप्रोच करें तो भी वो नहीं छापेंगे, लेकिन वो छोटे प्रकाशकों से अपनी किताबें अपनी लिपि में छपवा रहे हैं। इतनी किताबें वहां पर छप रही है। अब वो इतना बड़ी एक दुनिया है, तो उसका अगर अध्ययन ना करें और कोई कहे कि हम आदिवासी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं या उसके ज्ञाता हैं, तो आप सोचिए कि जो उनकी मातृभाषाओं में इतना कुछ लिखा जा रहा है और काफी वर्ष से लिखा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको इग्नोर करके या उसकी उपेक्षा करके हम आदिवासी साहित्य को संपूर्णता में समझने का दावा करते हैं, तो वो अब एक अकादमिक ईमानदारी नहीं है। आदिवासी भाषाओं में लिखित किताबों पर 2 तरह से काम हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि हम मूल आदिवासी भाषा को सीख करके उसका अध्ययन करें। दूसरा, आदिवासी भाषाओं की सामग्री जो गैर आदिवासी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ये 2 तरह से उस पर काम हो सकता है। अगर हम वो भाषा जान जाते हैं, कोई एक भाषा भी हम सीख लें, तो हमारा बहुत बड़ा रोल ये हो सकता है कि जो लिखित सामग्री है उसको हिंदी में हम, या अंग्रेजी में, या जो भी भाषा हम, दूसरी हमारी भाषा है, उसमें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि बाहरी दुनिया उससे परिचित हो सके। इसको लेकर के हालांकि आदिवासी रचनाकारों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि हम ट्रांसलेशन नहीं चाहते। मतलब जब 2013 में मैंने एक सेमिनार किया, उसमें ये बात निकल करके आई, उभरी, कई रचनाकारों ने कहा कि भाई हमको अनुवाद नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई अनुवाद नहीं चाहिए तो फिर बाहरी लोग कैसे संपर्क करेंगे, कैसे संवाद करेंगे, कैसे जानेंगे आपकी भाषाओं में क्या चल रहा है। 500 से ज्यादा भाषाएं हैं, बाहरी लोग तो इतनी भाषाएं नहीं जान सकते। बोले कि ये बाहरी लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं, ये आधा अधूरा जान करके और अपनी आइडियोलॉजी उसमें थोप करके, अपनी भाषा की आइडियोलॉजी थोप करके, और हमारा गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ऐसे गलत ट्रांसलेशन के बजाय हम ये चाहते हैं कि आप हमको जानना चाहते हैं तो हमारी भाषाओं में आइए, गलत ट्रांसलेशन मत कीजिए। तो ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। इसमें इस तरह से काम हो सकता है कि जो ट्रांसलेशन हुए हैं, वो ट्रांसलेशन कितने ऑथेंटिक है, उनका भी एक, चूंकि ट्रांसलेशन स्टडीज एक उभरता हुआ डिसिप्लिन है, और उसमें इस तरह के अध्ययनों के लिए खूब गुंजाइश है कि अगर कोई एक आदिवासी भाषा भी जानता है और साथ में हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो वो इस तरह के अध्ययन कर सकते हैं। जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है उसको वो उसका अध्ययन वो कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए जो आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य का अगर अध्ययन करना है तो निश्चित तौर पर जो गैर आदिवासी भाषाओं के डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ मुंडारी डिपार्टमेंट तो सारे विश्वविद्यालयों में है नहीं, या कुड़ुख डिपार्टमेंट या संथाली डिपार्टमेंट या गोंडी डिपार्टमेंट या और कोई भाषा का डिपार्टमेंट तो हर यूनिवर्सिटी में है नहीं। तो जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं या बड़ी भाषाओं के डिपार्टमेंट है या नॉन आदिवासी भाषाओं के डिपार्टमेंट्स है, उनको इस जड़ता को छोड़ना पड़ेगा कि हम तो केवल हिंदी, हम केवल मराठी या हम केवल बांग्ला या गुजराती में लिखे हुए साहित्य का ही अध्ययन कराएंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसको जानने के लिए, जैसे लोकतंत्र के लिए, जैसे हम लोकतंत्र कहते हैं तो अच्छा लोकतंत्र हम कैसे मानते हैं? अच्छा लोकतंत्र उसको मानते हैं जो समावेशी हो, जो इंक्लूसिव हो। तो ऐसे ही लिटरेचर को हम थोड़ा व्यापक संदर्भों में देखें। अंग्रेजी डिपार्टमेंट इस मामले में मेरे ख्याल से ज्यादा उदार है। अंग्रेजी डिपार्टमेंट में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी काम होता है, निर्मला पुतुल के बारे में भी काम होता है, कमलेश्वर के बारे में भी काम होता है, जैनेन्द्र कुमार के, प्रेमचंद के बारे में भी काम होता है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोग ये कर सकते हैं, तो हिंदी डिपार्टमेंट के लोग क्यों नहीं आदिवासी रचनाकारों और उनकी रचनाओं पर काम कर सकते, जो आदिवासी भाषाओं में रचित है या आदिवासी भाषाओं से अनुदित है। तो इसलिए थोड़ा उदार होना पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से इस जड़ता को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं हम किसी, मैं क्योंकि ऐसी मीटिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूँ जेएनयू में और बाहर, जहाँ पे ये हमेशा एक रहते कि नहीं ये तो ट्रांसलेटेड बुक है, इस पे हम पीएचडी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? वो साहित्य का हिस्सा नहीं है क्या? उससे जब हम साहित्य के बदलते हुए संदर्भों को समझें तो अब हम दूसरे, फ्रेंच में उसमें काम हो रहा है, फ्रेंच डिपार्टमेंट के लोग किसी भारतीय जिसको लोक साहित्य कह रहे हैं, ब्रज भाषा के लोक साहित्य का, बुंदेली के लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हो रही है। लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट में ज्यादातर जगहों पर इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा ताकि एक बड़ी दुनिया में हम प्रवेश कर सकें और उसको भी जान सकें। अब जो तीसरा हिस्सा है वो है गैर आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य का अध्ययन। ये तीसरा हिस्सा है, उसका एक छोटा हिस्सा है जिसमें कि गैर आदिवासी रचनाकारों का जो आदिवासी संबंधी लेखन है, जिसके बारे में ज्यादातर अध्ययन होते हैं, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन सारा का सारा जो पीएचडी के लिए रिसर्च है या जो लोग सेमिनारों में रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, वो सब उसी पे केंद्रित है। और गैर आदिवासी भाषाओं में जैसे तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी, बांग्ला, इन सब में लेखन की अच्छी खासी समृद्ध परंपरा है। और इसमें कई लोग ये समझते हैं कि जितना अच्छा रणेंद्र ने लिखा है या संजीव ने लिखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ले रहा हूँ ताकि स्पष्ट रहे, या राकेश कुमार सिंह ने लिखा है या महाश्वेता देवी ने लिखा है, वैसा तो आदिवासियों ने लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इसी तरह की किसी भ्रांत धारणा के शिकार रहेंगे। इसलिए बेहतर ये कि हम उसका अध्ययन करें। जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है इसमें कि आप ये पड़ताल करें कि हिंदी की पहली आदिवासी कवयित्री कौन है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि 1940 के दशक में हिंदी की एक आदिवासी कवयित्री सुशीला सामद अपने 2 संग्रह प्रकाशित कर चुकी, जिसकी भूमिका देवीदत्त शुक्ल ने लिखी। अब 1940 में हिंदी में आदिवासी कवयित्री हो सकती है जिनके 2 संग्रह प्रकाशित हो सकते हैं, जिसको वंदना टेटे और अश्विनी कुमार पंकज ने खोजा, उनको उसको पुनर्प्रकाशित कराया। तो इस तरह के इसके बीच में निश्चित तौर पे एक परंपरा रही होगी जिसमें आगे जाकर के हम रामदयाल मुंडा के गीतों को जोड़ते हैं, जो रामदयाल मुंडा ने कविताएं और गीत 70-80 के दशक में लिखे हिंदी में। तो 40 से 70-80 के बीच में भी कुछ जरूर रहा होगा, उसको खोजे जाने की जरूरत है, उस पर काम किए जाने की जरूरत है। जैसे हिंदी की पहली आदिवासी कहानीकार, और मैं जब आदिवासी रचनाकार कहना चाहिए, और ये एक सुखद संयोग है कि दोनों ही स्त्रियां हैं, पहली कहानीकार भी स्त्री हैं, पहली कवयित्री भी स्त्री हैं। सुशीला सामंत का मैंने जिक्र किया, एलिस एक्का जो 1960 के दशक में, जिनकी हिंदी की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि नई कहानियां, भैरव प्रसाद गुप्त जिसके संपादक थे, उसमें भी उनकी कहानियां पब्लिश हो रही थी, और उन कहानियों को संकलित करके वंदना टेटे ने राजकमल से प्रकाशित कराया है, एलिस एक्का की कहानियां, जो 60 के दशक में प्रकाशित हुई। ऐसे ना जाने कितने रचनाकार हिंदी में कब से सक्रिय हैं। 80 के और 90 के दशक से तो ढेर सारे रचनाकार हैं जिनका आप नाम लेते रहिए, वो नाम कभी खत्म नहीं होंगे। रामदयाल मुंडा के बहुत सारी रचनाएं मौजूद हैं। पीटर पॉल एक्का, फादर पीटर पॉल एक्का, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, लेकिन उनके उपन्यास छोटे छोटे उपन्यास है लेकिन बड़े सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब आपको ऑथेंटिक अगर आदिवासी जीवन देखना है, ओरांव कम्युनिटी का जीवन देखना है, तो आप पीटर पॉल एक्का के उपन्यास पढ़ें।
लेकिन पीटर पॉल एक्का के उपन्यास पढ़ते हुए एक अजीब बात देखने को मिलती है, कोई भी किताब में कोई ISBN नंबर नहीं है। सत्य भारती प्रकाशन से उन्होंने वो छपवाए हैं। शायद ये प्रकाशन अब तो बंद हो गया है, लेकिन जैसे आप कोई किताब छपवाते तो ISBN नंबर, हम खासतौर पे हम अध्यापक लोग तो जानते ही है कि वो तभी काउंट होगी आपकी किताब जब आप उसमें कोई ISBN नंबर है। हर किताब का एक रिकॉर्ड है, वो हमको ISBN लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समाचार पत्र या कोई डिपार्टमेंट से पब्लिशर्स लोग लेते हैं, इसलिए हमको उसके बारे में खुद उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन पीटर पॉल एक्का के और रामदयाल मुंडा की किताबें ऐसी जगहों से छपी है, ऐसे छोटे प्रकाशकों के यहाँ से छपी है जिनके पास ISBN की फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन वो किताबें महत्वपूर्ण हैं। अब शोधार्थी क्या करते हैं कि उन किताबों तक नहीं जाना चाहते जो आसानी से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जा रही है, वहां से किताब लेकर के या किसी से सुन लिया, अच्छा ये बड़े उपन्यासकार हैं, फला साहब बहुत अच्छा, उनकी 20 समीक्षाएं छप गई हैं, उनका भाषण तो DU में हुआ, JNU में हुआ, BHU में हुआ, वो बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनकी हंस में कहानी छपती है। तो हम सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करते हैं जिनका आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, या जिनके बारे में हमने कोई प्रशंसा सुन ली है, जिनके बारे में पूर्व के शोधार्थियों ने जिक्र कर दिया है। जबकि रामदयाल मुंडा, पीटर पॉल एक्का, रोज किरकेटा, वाल्टर भेंगरा तरुण, फ्रांसिस्का कुजूर, हरिराम मीना, ये सब 70-80 के दशक से लिख रहे हैं लगातार, और उनके काफी इनके कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास मौजूद हैं। इसके बाद में बहारू सोनबने, वो मराठी में भी लिखते हैं, भीली में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। पहाड़ हिलने लगा है। निर्मला पुतुल को तो सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है काफी। वो मूल रूप से संथाली की लिखी कवित्री हैं, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आई तो सब लोग उनको हिंदी का मानते हैं। अच्छी बात है, हिंदी का मानते हैं, हिंदी में भी उनकी उतनी पकड़ है, लेकिन दूसरी विदेशी भाषाओं में भी उनके अनुवाद हुए हैं। सुनेर सिंह ताराम, शंकरलाल मीना, सावित्री बड़ाइक, वंदना टेटे, महादेव टोप्पो, तेमसुला आओ, ममंग दई, ये 70-80 के दशक से 80-90 के दशक से ये सब रचनाकार सक्रिय हैं, लेकिन इनकी रचनाओं पर बहुत कम शोध कार्य हुए हैं। आदिवासी साहित्य में दलित साहित्य की तरह आत्मकथाएं नहीं है, तो अब ये भी एक अध्ययन का विषय है कि आत्मकथाएं क्यों नहीं है। आत्मकथा के नाम पर सिर्फ 2 किताबें मिलती हैं जो कि प्रॉपर आत्मकथा है भी नहीं। एक जयपाल सिंह की लोबीर सेंद्रा, जयपाल सिंह जो एक आदिवासी चिंतक और संविधान सभा के सदस्य, आदिवासी नेता भी रहे, एक बड़ा नाम है आदिवासी दर्शन के क्षेत्र में, आदिवासी चिंतन के क्षेत्र में। उनकी लोबीर सेंद्रा, ये मुंडारी का टाइटल है, लेकिन मूल रूप से ये इंग्लिश में पब्लिश हुई है। रश्मि कात्यायन की मदद से इसको प्रभात खबर प्रकाशन ने प्रकाशित किया। प्रभात खबर जो अखबार है, उन लोगों ने इसको पब्लिश किया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी हो रहा है, ये मूल रूप से अंग्रेजी में। ऐसे इरुला आदिवासी समुदाय की एक सीता रत्नमाला है, उनका जिक्र अंग्रेजी के अध्ययनों में बहुत मिलता है। बियॉन्ड द जंगल नाम से उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, फिर अश्विनी कुमार पंकज ने उसको खोजना शुरू किया, मुझे भी फोन किया क्या कहीं मिल सकती है, JNU की लाइब्रेरी में देखो, मैंने देखा नहीं मिली। ICSSR की ICCR, उन दिनों में अंकारा जाने ही वाला था, ICCR जाता रहता था, तो ICCR की लाइब्रेरी में मुझे वो किताब मिली, फिर उनको वो ब्रिटिश लाइब्रेरी से भी मिल गई, और वो किताब उन्होंने खोजी तुरंत और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। जंगल से आगे, बियॉन्ड द जंगल, ये 70 के दशक में सीता रत्नमाला, जो कि इरुला कम्युनिटी की, जो नीलगिरी हिल्स में रहते हैं, आजकल केरला में जो है, नीलगिरी हिल्स के उस इरुला कम्युनिटी के बारे में ये एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथात्मक कृति है, जिसका अश्विनी कुमार पंकज ने जंगल से आगे नाम से अनुवाद किया। तो ये भी उस तरह से आत्मकथा नहीं है जिस तरह से बाकी आत्मकथाएं होती है। तो एक तरफ स्त्रीवादी साहित्य में और दलित साहित्य में इतनी ज्यादा आत्मकथाएं हैं और आदिवासी साहित्य में नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये भी जानना चाहिए। न जाने कितनी रचनाएं हैं आदिवासी भाषाओं में जिनको अभी खोजा जाना और जिनके बारे में अध्ययन किए जाने बाकी है। इसका अभी जो इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं, आखिर में मैं मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में कंक्लूड करूंगा, जिन पर अभी आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में काम किए जाने की जरूरत है। आदिवासी साहित्य के इतिहास लेखन पर अभी कोई भी काम मेरी नजर में नहीं आया है कि कोई सीरियस ऐसी राइटिंग हुई हो। वंदना टेटे ने किताब जरूर लिखी है, लेकिन वो किताब भी एक प्रॉपर, जिसको इतिहास लेखन कहते हैं, उस तरह साहित्य इतिहास लेखन नहीं बन पाई है। उनके अध्ययन का केंद्र झारखंड के आदिवासी हैं,
तो बाकी रचनाकार जो देश भर के सक्रिय हैं, तो आदिवासी साहित्य के इतिहास लेखन के जो प्रयास हैं उन पर भी काम हो सकता है। कौन कौन से प्रयास है और उनमें उनकी क्या खूबियां और क्या समस्याएं हैं, क्या सीमाएं हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। आदिवासी साहित्य संबंधी पत्रिकाओं पर कुछ काम हुए हैं, कुछ और काम किए जा सकते हैं। जिन पत्रिकाओं में जैसे खुद आदिवासी महासभा के 1938 से एक आदिवासी सकम नाम से पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई, उस पर काम हो सकते हैं। उसके बाद के जैसे अरावली उद्घोष पे काम हो सकते हैं, युद्धरत आम आदमी पे काम हो सकते हैं, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा पर काम हो सकते हैं, और छोटे छोटे प्रयास गोंडवाना संदेश नाम से उषाकरण आत्राम पत्रिका निकालती हैं, उनकी पत्रिका पे काम हो सकते हैं। और भी जो पत्रिकाएं हैं उनका आदिवासी साहित्य के विकास में क्या योगदान है, इस पर काफी काम हो सकते हैं। आदिवासी साहित्य की अलग अलग विधाओं के इतिहास और उनकी विशेषताओं पर क्या खूबियां हैं, आदिवासी उपन्यास की क्या खूबियां हैं, आदिवासी कहानी की क्या खूबियां हैं, उस पर अलग से काम हो सकते हैं। या जैसे संथाली आदिवासी कविता की परंपरा और प्रवृत्तियां, इस तरह से भाषाओं को लेकर के और उनकी किसी एक विधा को लेकर के भी काम हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब इसकी संभावना नहीं है, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य के संबंधों पर भी तुलनात्मक काम हो सकते हैं। कृतियों के माध्यम से तुलना कर सकते हैं, रचनाकारों के माध्यम से या उसकी सैद्धांतिकी वैचारिकी के माध्यम से भी काम किए जा सकते हैं। दो रचनाकारों या दो या दो से अधिक रचनाओं, एक ट्रांसलेटेड एक ओरिजिनल, उस तरह से काम हो सकते हैं, या एक भाषा की रचनाओं पर काम हो सकते हैं, या दोनों ट्रांसलेटेड रचनाओं पर भी काम हो सकते हैं। आदिवासी आलोचना पर भी अभी अध्ययन होने बाकी है। आदिवासी आलोचना पर पूरा एक खाली जगह है, उसमें बहुत काम हो सकते हैं। आदिवासी वैचारिकी के निर्माण में जैसे आप देख सकते हैं कि जयपाल सिंह का क्या योगदान है, देख सकते हैं रामदयाल मुंडा, हेराल्ड स्टोपनो या बन्ना टेटे या रोज किरकेटा, इनके क्या योगदान है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी एरिया और मैं आपके सामने प्रस्तावित करना चाहता हूँ, वो है आदिवासी भाषाओं के संबंध में अध्ययन। आदिवासी साहित्य के संबंध में तो हमने बात की, लेकिन आदिवासी भाषाओं का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, और इसमें जैसे मैंने 2 बार जिक्र किया प्रोफेसर अन्विता अब्बी का, उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन इसके बाद भी बहुत अध्ययन बाकी हैं। इस वक्त यूनेस्को के इंटरएक्टिव एटलस के अनुसार भारत की 197 भाषाएं खतरे में हैं, और जीएन देवी जो भाषा ट्रस्ट चलाते हैं उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट आई थी करीब 5-7 साल पहले। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 दशकों में भारत की लगभग 250 भाषाएं मर चुकी। तो ये 250 भाषाएं कौन सी हैं जो मर गई, उनके बोलने वाले लोग कहाँ चले गए, क्या वो लोग भी मर गए, या वो उन्होंने उस भाषा को छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, दूसरी भाषा क्यों अडॉप्ट कर ली। फिर अभी जो 197 भाषाएं खतरे में हैं यूनेस्को के इंटरएक्टिव एटलस के अनुसार, उसमें वो कौन सी भाषाएं हैं उनको यूनेस्को ने 5 श्रेणियों में बांटा है, उनके जो कम खतरे में है, जो ज्यादा खतरे में है, जो बहुत ज्यादा खतरे में है, और जो जिनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा है, और जो हाल ही में विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये इन श्रेणियों में कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि ज्यादातर भाषाएं आदिवासियों से संबंधित हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। फिर किसी भाषा विशेष पर भूमंडलीकरण का या भाषाई राष्ट्रवाद का, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म भी अभी चल रहा है, और उसका क्या असर पड़ रहा है किसी भाषा पर, क्योंकि आदिवासी अपनी भाषाओं को छोड़ करके कौन सी भाषाओं को अपना रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस को तो कहते हैं कि सब अंग्रेजी से खतरा है, अंग्रेजी से खतरा है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो सो कॉल्ड जो हिंदी बेल्ट है उसके लोग तो अपनी भाषा को छोड़ करके, चाहे आप भी अपनी जो मातृभाषा है वो ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी या राजस्थानी, हरियाणवी हो, सब अपनी भाषाओं को छोड़कर पहले हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग अंग्रेजी में चले जा रहे हैं। ऐसे आदिवासी भी अपनी मातृभाषाओं को छोड़ करके हिंदी में आ रहे हैं। तो ये जो भाषाई राष्ट्रवाद है उसका भाषाओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसका भी किसी एक भाषा के संदर्भ में केस स्टडी किया जा सकता है। फिर ग्रियर्सन का जो भाषा संबंधी अध्ययन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसका हम जीएन देवी के भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इससे हम तुलना कर सकते हैं। फिर ये सारे स्रोतों को एक साथ मिलाकर के अध्ययन कर सकते हैं कि जो ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है और जीएन देवी का पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे है, इसका यूनेस्को के इंटरएक्टिव एटलस से क्या संबंध बनता है, भारत के जनगणना संबंधी आंकड़ों से क्या संबंध बनता है, और
दूसरे जो लोग भाषाओं को लेकर के विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं, उनके अध्ययनों से क्या निकल के आ रहा है। तो आदिवासी भाषाओं के बदलते हुए स्वरूप पर हम अध्ययन कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं इस बात के साथ अपने इस आज की चर्चा को कंक्लूड करना चाहता हूं कि आदिवासी भाषा और साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा और व्यापक क्षेत्र है। इसमें शोध की अनंत संभावनाएं, इतने सारे विषय इसमें बन सकते हैं, इतने सारे क्षेत्र इसमें बन सकते हैं। इसके लिए अनगिनत ईमानदार और मेहनती शोधार्थियों की जरूरत है। ईमानदार और मेहनती इसलिए जोड़ दिया, थोड़ा सा मुश्किल एरिया है, क्योंकि इसमें मुमकिन है कि एक भाषा सीखनी पड़े, मुमकिन है एक अलग कल्चर को जानना पड़े जो हमसे अलग है। लेकिन जैसे हमको दुनिया को समावेशी बनाने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि लोग जब एक भाषा एक संस्कृति की वकालत करते हैं, तो हम, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग समावेशी दुनिया के पक्ष में खड़े होते हैं। तो आदिवासी साहित्य का अध्ययन साहित्य की दुनिया को समावेशी, व्यापक और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में हमारी तरफ से एक अकादमिक योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गंगा। निश्चित ही ये बड़ा सारगर्भित और बड़ी गहराई के साथ विस्तार लिए हुए बड़े कैनवास पे तुमने भाषा और आदिवासी साहित्य के जिन जरूरी टूल्स को भी हमें बताया, जिस ओर नजर दिलाया कि ये शोधार्थी इस चीज को जाने। हमारे एक मौखिक पुरखा साहित्य का जो हमारी जो समृद्ध परंपरा है, और हम अपने एक संवेदनात्मक संसार से इतने समृद्ध हैं कि हमारी स्मृतियां हैं, हमारी यादें जो हैं, हमारे अनुभव है, जो हमारी ज्ञान की परंपरा है, जो पुरखों से मिलती आ रही है आज तक, उसको हम किस तरह से संजोए संभाल कर रखें। ये सुरक्षा संरक्षण की बात भी तुमने की, और निश्चित तौर पे वो तभी हो पाएगा जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा चिन्हेंगे, चिन्हित करेंगे। चिन्ह तो रहे हैं लोग, देख रहे हैं, परख रहे हैं, लेकिन वो चिन्हित नहीं हो रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। फिर तुमने कहा कि संकलन और संपादन और अनुवाद और प्रकाशन के जरिए हम इस विस्तार को देख सकते हैं, इस विस्तार को समझ सकते हैं और आदिवासी साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। भाषाओं के बारे में बड़ी अनूठी और बहुत कम शोधार्थियों को उसकी नॉलेज रही होगी कि 700 के करीब भाषाएं हैं, और उनमें 500 के करीब हमारी आदिवासी भाषाएं हैं जो अभी तक चिन्ही नहीं गई हैं, जिसके बारे में, जो प्रकाश में नहीं आ रही हैं, जिसके बारे में बात होती नहीं। शोधार्थियों के कमिटमेंट की तुमने बात की। निश्चित तौर पे कमिटमेंट की हर जगह जरूरत है गंगा, जो छूटती जा रही है हमसे। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं किसके साथ, हमारी पक्षधरता किनके साथ है। हम बहुत जल्दी संलग्न हो जाते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, लेकिन हम वो एक आलोचना कर्म करते हुए या शोध कर्म करते हुए तटस्थता नहीं बरत पाते। तो गंगा ने इस ओर भी बहुत अच्छे से इशारा किया है कि शोधार्थियों को उस कमिटमेंट की, निष्ठा की, ईमानदारी की जरूरत है शोध के साथ। कट और पेस्ट शोध नहीं होता कि यहाँ से चुना, वहां से देखा, देशाटन को चले गए, यायावरी में निकल गए और वो शोध हो गया। शोध होता है आपने नया क्या जोड़ा, आपने पुरानी चीजों में नया क्या देखा और जोड़ा। तो निश्चित रूप से मेरा सदन, मेरे ये सभी शिक्षक साथी, मेरे सभी शोधार्थी इस व्याख्यान से समृद्ध हुए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत आभार।